हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ नंबर 3 है धातु और अधातु, जो कि पशु परिचय जो परीक्षा होने वाली है 1, 2, 3 दिसंबर 2024 के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि स्पेशल टॉपिक दे रखा है नाम देकर धातु एवं अधातु। साइंस के कुछ गिने चुने ही टॉपिक आपके दिए गए हैं और उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका धातु और अधातु, जहाँ से ये क्वेश्चन और अधिक से अधिक इसमें 2 और 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इस पार्ट से आपके कम से कम जो 2 और 3 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो 2 से 3 प्रश्न जो आराम से अपने स्कोर में बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। और 100% इस पार्ट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसी वीडियो से आपको जो परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है उसका तीसरा पार्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें चेक करेंगे और ये वीडियो पशु परिचय वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है जिसमें आपकी धातु अधातु टॉपिक है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं और धातु और अधातु के बारे में ए से लगाकर जेड तक संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करते हैं। अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप ऐप पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जीके क्विज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक वीडियो के नीचे दे रखे हैं। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और धातु और अधातु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कक्षा 10 की ये विज्ञान का तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले धातु और अधातु के गुणधर्म इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि धातु और अधातु इसके क्या क्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो धातु का देखेंगे कि धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है इसमें धात्विक चमक का, कि धातु जो होते हैं उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक क्या होती है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती हैं। जो चमकदार होते हैं, जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। ये धातु का जो गुणधर्म है इसको अपन धात्विक चमक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन कुछ अपवाद है वो आपको विशेष तौर पे याद रखना है। धातुएं कौन कौन सी हैं, तो धातुओं के रूप में आपको याद रखना है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है और जिंक है। ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें जो आपका क्रियाकलाप दे रखा है उसके बाद में। तो बात करते हैं कि कठोरता के बारे में। तो धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती हैं। आपको एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो धातुएं होती है वो सामान्यतः कठोर अवस्था में होती हैं, और प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती हैं। आप कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड देखेंगे तो वो कथन के रूप में आपको प्रश्न पूछ रहा है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन दोनों सही है, कथन दोनों गलत है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं इसमें कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। तो आघात वर्धनीयता क्या होती है, कुछ धातुओं को, सभी धातुओं को नहीं, कुछ धातुओं को पीट करके अगर अपन हथौड़े से पीटेंगे तो वो चादर बन जाती है, चद्दर बन जाता है। तो इस गुण धर्म को अपन क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय धातु हैं वो आपको नाम याद रख लेना है। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है और चांदी भी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। यानी कि अगर आप सोने चांदी को पीटेंगे तो बहुत पतली चादर आप इससे बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है तन्यता की। तो धातु जो होती है उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या होती है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, धातु को अगर आप खींचेंगे तो ये पतला तार बन जाता है। इस गुणधर्म को अपन धातु की तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु आपसे पूछे तो आपको सोने का नाम बताना है। सोना सबसे, गोल्ड जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। याद रखें, आपको एक आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि 1 ग्राम सोना लेंगे तो उससे अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। बहुत ही लंबा तार बनता है। 1 ग्राम कितना होता है, अगर आप बात करें जो जैसे अपन सोने को इसमें मापते हैं तो अपने ग्रामीण इलाकों में, या फिर सोनार जिसको मापता है, सोनी जिसको मापता है, वो तोले में मापता है। तो 1 तोला जो होता है, 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है। और आपको पता ही है कि ये 1 तोले की जो कीमत है, यानी कि 10 ग्राम की जो कीमत है वो अभी वर्तमान में कितनी है,
ये लगभग जो 80 के लगभग आपको देखने को मिलता है। 75 से 80 के लगभग आपको ये 10 ग्राम सोने की कीमत होती है। तो बहुत ही ये भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये 1 ग्राम जो कितना कम होता है वो आप देख सकते हैं कि 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं। तो वो 10 ग्राम का भी 10वां हिस्सा 1 ग्राम है। तो ये 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार आप आराम से इसमें बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कुछ धातुओं को आप नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग अपन खाना पकाने के बर्तन बनाने में करते हैं। जैसे स्टील हो गया, स्टील है, और एल्यूमिनियम है। तो ये सभी आपके जो धातुओं के नाम हैं जिनको अपन पीट पीट के जो आघात वर्धनीयता गुण के कारण इनको अपने आकार के रूप में इनको डाल सकते हैं, विभिन्न बर्तन के रूप में इनको बनाया जा सकता है। क्या आप इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने में क्यों किया जाता है ये बता सकते हैं? तो आपको एक क्रियाकलाप है वो देखना पड़ेगा। तो ये क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें जो ऊष्मा होती है, ये जो धातु होती है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इस कारण से ये धातुओं के बनाए जाते हैं। तो कुछ बर्तन जो धातु के बनाए जाते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऊष्मा उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं। जो धातु होती हैं उनकी ऊष्मा के सुचालक होने के कारण इनका जो गलनांक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका जो धातु होती है उनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छे चालक की बात करें, ये क्वेश्चन बनता है प्रश्न में परीक्षा में कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिल्वर और कॉपर है, जिसको अपन चांदी और तांबा कहते हैं हिंदी में। ये सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में जो लेड और मरकरी होता है, लेड और मरकरी। अब लेड और मरकरी को आपको याद रखना है कि लेड और मरकरी जो होती है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक सिर से दूसरे सिर में प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। तो याद रखना है आपको कि ऊष्मा है जो इसमें कुचालक होती है मरकरी और लेड में। मरकरी ये पारे को कहते हैं और लेड जो होता है उसको सीसा कहते हैं। लेड का पीबी होता है और मरकरी को एचजी से लिखा जाता है। याद रखें, ये लेड जो होता है इसको अपन पीबी से लिखते हैं और ये मरकरी जो होता है इसको अपन एचजी से लिखते हैं। ये मरकरी तांबे को, ये पारे को कहते हैं, जबकि लेड जो होता है वो शीशे को कहा जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताने कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आगे आएगा ये भी, आप कमेंट करके अभी बताएंगे इसका आंसर। तो ये इसमें आपको विशेष तौर पे याद रख लेना है। ये चालकता से संबंधित एक इसमें धातुएं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसको लेकर एक प्रैक्टिकल बना रखा है कि अगर ये बैटरी लगा रखी है, एक बल्ब लगा रखा है, यहाँ पे 2 क्लिप हैं और यहाँ पे स्विच है। अगर यहाँ पे अपन धातु लगाएंगे, धातु का टुकड़ा लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे बल्ब ऑन होगा, तो वो धातु विद्युत की सुचालक है। अगर यहाँ पे धातु लगाने पे, ये स्विच ऑन करने पे ये बल्ब ऑन नहीं होता है, बल्ब नहीं जलता है, तो फिर ये जो धातु विद्युत की वो कुचालक होती हैं। धातु की जगह पे अधातु भी रखा जा सकता है। ये चेक करने का एक प्रैक्टिकल है, तरीका है। फिर आपने देखा होगा कि जिस तार पे जो घर में बिजली पहुंचती है उस तार पर पीवीसी या रबड़ की सामग्री प्रचड़ी होती है। घर में जो वायरिंग होती है उसके ऊपर आपको पीवीसी की परत देखने को मिलती है। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, है ना। इससे क्या होगा कि करंट है जो अपने को नहीं लगता है, तो करंट से बचाने के लिए उसके ऊपर रबड़ या फिर जो पीवीसी जो कुचालक पदार्थ होता है इसकी परत चढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है धातुओं का ये गुण है ध्वनिकता। अंग्रेजी में इसको सोनोरस कहा जाता है। ध्वनिकता क्या होती है कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो इसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने से आवाज़ उत्पन्न करती हैं उनको अपन ध्वनिक धातु कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, यानी कि सोनोरस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्कूल की घंटी होती है वो इसी गुणधर्म पे आधारित होती है। ये प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि धातुओं के कौन से गुणधर्म के कारण जो स्कूल की घंटी धातुओं की बनाई जाती है, तो ध्वनिकता या सोनोरस के कारण बनाई जाती हैं। इसके अलावा मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं वो भी इसी गुणधर्म पर आधारित होती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली धातुओं की, अब बात कर लेते हैं अधातुओं की। अधातु, इसमें कुछ प्रमुख नाम आपको याद रखना है। कार्बन है, अधातु होता है। सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कुछ अधातुओं के नाम हैं।
याद रखना, प्रकृति में धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो धातु 10 हैं तो अधातु 9 ही है। कुल मिला के धातु ज़्यादा है और अधातु कम है। एक ब्रोमीन का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जो हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है, कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि एक तो जो ऊपर पारा की मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपका पारा होता है, मरकरी जिसको अपन कहते हैं, पारा मरकरी। और देखो हर लाइन में एक प्रश्न छिपा हुआ है और आपको यहाँ पे प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये तो होता है धातु। धातु की पूछे जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो आप मरकरी पारे का नाम लिखेंगे। लेकिन अधातु का नाम पूछें जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसमें आप किसका नाम बताएंगे? ब्रोमीन का नाम बताएंगे। और ब्रोमीन को अपन Br से लिखते हैं। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस होगी, सारी अधातुएं या तो ठोस होगी या फिर वो गैस फॉर्म में होगी। यानी कि ब्रोमीन को छोड़ के बाकी सभी अधातुएं या तो सॉलिड होगी या फिर वो गैस होगी, यानी कि ठोस होगी या फिर गैस अवस्था में होगी। जैसे हमने धातुओं के कुछ गुण देखे थे, वैसे अपन अधातुओं के भी गुणधर्म देखने वाले हैं। तो आइए अब अपन अधातुओं के गुणधर्म देख लेते हैं। तो वो जो आपके अधातु हैं, इनके विपरीत आपको गुणधर्म याद रखना है। जैसे धातु चमकीले होते हैं लेकिन अधातुएं चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन एक अपवाद आपको याद रखना है, ये जो आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी कैसा है? चमकीला है। तो आपको मेन अपवाद ही याद रखना है। दुनिया में जो अपवाद है वही पूछे जाते हैं, और तो आपको अपवाद ही याद रखना है इसमें, कि जो आयोडीन है वो विद्युत का ये इसमें चमकदार होता है, जबकि ये अधातु होता है। इसी प्रकार से हमने देखा था विद्युत का सुचालक वाला, कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी एक आपको अपवाद याद रखना है, ये जो कार्बन है ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनको अपन अपरूप कहते हैं। और इसी कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट। इसी कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल में ये पाया जाता है, सुचालक होता है। और पेंसिल में आपको ये देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है, उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। तो याद रखना, जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है या कार्बन का जो अपरूप होता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है और ये विद्युत इसमें प्रवाहित हो जाता है। ऐसे ही हमने देखा था कि धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद है, कुछ धातुएं आपके न मुलायम भी होती हैं। तो आपकी अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर प्रकृति की होती हैं, इनको पीटने पर ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। तो ये इनके अलग अलग जो गुणधर्म अपन और आगे देखने वाले हैं। तो ये आपको धातुओं के कुछ इसमें चिन्ह दे रखें कि तत्व कौन सा तत्व है। इसमें धातुएं का धातु है, कठोरता, आघातवंता, तन्यता, विद्युत चालकता, ध्वनिकता से संबंधित सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली। कुछ अपवाद आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आधार पर अपनी कक्षा में धातु के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा करनी है। निष्कर्ष पहुँचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही अपन तत्वों का वर्गीकरण धातु अथवा अधातु में नहीं कर सकते। इसमें कुछ अपवाद होते हैं और उन्हीं अपवाद को आपको याद रखना है। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमने देखा कि सभी धातुएं, अधिकांश धातुएं, सभी तो नहीं, अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसमें भी ये अपवाद बैठा हुआ है। मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। मरकरी को छोड़कर बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अपन धातुओं के गलनांक की। तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा गलनांक होता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा गर्म करने पर ये पिघलते हैं। लेकिन दो धातुएं ऐसी है, ये तो ये गैलियम और ये सीजियम, ये इनका गलनांक इतना कम होता है कि आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो भी पिघल जाएगा, यानी कि बहुत ही कम ताप पे ये पिघल जाते हैं। तो आप इनको भी याद रखेंगे कि गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखेंगे तब भी ये पिघल जाता है, यानी कि इनका जो गलनांक है बहुत ही कम होता है। गलनांक का और पिघलने से तापमान से क्या संबंध है? जिनका गलनांक ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा ताप दे के जो इसमें
पिघालना पड़ता है वो उतनी ही कठोर होती हैं, और जिनका गलनांक कम होता है वो उतनी मुलायम होती हैं, वो उतनी जल्दी पिघलती हैं। मुलायम तो नहीं, पिघलती है, यानी कि कम तापमान पर भी वो पिघल जाएगी, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगी। जैसे मान लो लोहा है, तो लोहे को बहुत अधिक गर्म करने पर वो ठोस से लिक्विड फॉर्म में आता है, बहुत अधिक गर्म करने पे। लेकिन ये जो गैलियम है, ये सीजियम है, ये भी धातु ही लोहे की तरह, लेकिन इसको आप हथेली पर रखेंगे तो अपने जो हथेली के ताप से ये अपने हथेली में कितना गर्माहट होती है उससे ये पिघल जाता है। इस ऐसी भी धातु है। तो गैलियम और सीजियम का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है। बात कर लेते हैं, देखो इस ये जो 4 लाइनें, ये 4 लाइनें, इसमें से प्रश्न आपके 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन अपवाद है, क्योंकि अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, उसमें चमक पाई जाती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी भी है जो चमकीली होती है, उसका नाम आपको आयोडीन याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन एक अधातु है। वैसे अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, वो करंट को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार से जो अधातु होती है वो भंगुर प्रकृति की होती है, मतलब ये पीटने पे जो टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं। लेकिन ये इसका जो कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो कि दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और इसका जो गलनांक और क्वथनांक वो बहुत ही अधिक होता है। जबकि कार्बन का एक दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु होते हुए भी अपने में से करंट को प्रभावित होने देता है। तो ये कुछ विशेष अपवाद हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर हमने बात की थी कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, मतलब उनको, जैसे लोहा है तो लोहे को चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन कुछ धातुएं जो क्षारीय धातु हैं, जिसमें आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातुएं इतनी मुलायम हैं कि अगर आप इनको चाकू से भी काटेंगे तो आप आराम से जो काट सकते हैं। जैसे अपन पनीर को काटते हैं वैसे इनको आराम से काट सकते हैं। पनीर, आप और भी कोई जो ऐसी वस्तु जो मुलायम होती हैं इसको अपन चाकू से काट सकते हैं। वैसे पनीर के टुकड़े करें वैसे चाकू से सोडियम के, पोटेशियम के, लिथियम के टुकड़े कर सकते हैं। और ये सोडियम तो बहुत ही विग्रहशील होता है, ये खुले में नहीं रह सकता। इसको अपन किस में डुबो के रखते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, इसको किस में डुबो के रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको किस में डुबो करके रखा जाता है। तो ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिनको मुलायम होने के कारण इनको अपन आराम से चाकू से काट सकते हैं। तो किस किस को चाकू से काट सकते हैं आप याद रखना, नाकली है ना, नाकली। ये मैंने नाकली क्यों लिखा, ये नाक में तो देखो सोडियम है ना, Na सोडियम होता है, ये K पोटेशियम होता है और Li लिथियम होता है। तो नाकली को अपन है ना, ये नाक, अपना नाक, इस नाकली को अपन चाकू से काट सकते हैं, ऐसे याद कर लेना इसको। तो सोडियम धातुएं, पोटेशियम धातुएं और लिथियम भी धातुएं, लेकिन इसको अपन चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम धातु होती हैं। जबकि बाकी धातुएं कठोर होती हैं, ये धातुएं मुलायम होती हैं। तो अपवाद ही आपको याद रखना है, एग्जामिनर का फेवरेट अपवाद ही होता है और सभी अपवाद को पूछता है। तो आप याद रखें, चाकू से इनको काटा जा सकता है। धातुओं के जो गलनांक हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जबकि धातु के जो ये धातु हैं इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। इसके अलावा ये सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही हल्की धातु होती है, क्योंकि हल्की इतनी कह सकते हैं, इनका घनत्व तो कम होता है, इसके कारण ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। फिर बात कर लेते हैं धातु के ऑक्साइड की, है ना। तो अधातुएं होती है वो ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, अधिकांश अधातुएं, सभी नहीं करती हैं, अधिकांश, जो जल में घुल करके अम्ल बनाती हैं। याद रखना, अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। लेकिन जो अधिकतर धातुएं होती हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधातुओं का अम्लीय होता है और धातुओं का क्षारकीय होता है। तो धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति क्षारकीय होती हैं, और अधातुओं की जो ऑक्साइड होती है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि वो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड देते हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड देते हैं। अब पाठ के बीच में प्रश्न है, उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने पढ़ लिए इन सभी को।
ऐसी धातु जो, अच्छा इसमें धातुओं के उदाहरण देने हैं, तो ऐसी धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती हैं, तो कौन सी धातु होती है वो होती है हमारी Hg। Hg कौन है? ये होती है मरकरी, और मरकरी का जो दूसरा नाम है वो पारा है। इसको क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। ये पारा होता है बहुत ही खतरनाक, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये अपने जो आपने देखा होगा शरीर का जो ताप मापते हैं थर्मामीटर, तापमापी में इसको काम में लेते हैं, और ताप मापने के लिए इसी धातु का उपयोग किया जाता है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये पारा है जिसको अपन मरकरी कहते हैं। याद रखें पारे को, जो धातु होते हुए भी, है ना, धातु का पूछा है तो पारा लिखेंगे। अगर यहाँ पे अधातु होता तो आप क्या उत्तर देते हैं? कमेंट करके बताना। ऐसी अधातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में होती हैं, अधातु होते हुए भी वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, बताना कमेंट करके। तो अगला प्रश्न आपका, चाकू से किसको काटा जा सकता है? तो मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, चाकू से अपन नाकली को काट सकते हैं। नाक, क्या नाम लिखा? नाकली, याद रहेगा जीवन भर नाकली। नाक में आपको ना सोडियम है, ये Na क्या होता है? ये सोडियम में बहुत ही अभिक्रियाशील धातु हैं, जिसको अपन केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं इसको, बाकी ये दूसरों को डुबो देता है। बहुत ही क्रियाशील धातु है ये। और ये पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम को अपन कैसे लिखते हैं? पोटेशियम को कैसे लिखा जाता है? देखो ये लैटिन भाषा के नाम है इनके प्रतीक Na। देखो सोडियम का SO नहीं होता है, Na होता है, और पोटेशियम का PO नहीं होता है, वो K होता है, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रियम कहा जाता है। नेट्रियम से होता है Na, क्या होता है? Na का नेट्रियम लिया जाता है। और पोटेशियम को लैटिन भाषा में केलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? केलियम कहा जाता है। तो इसी केलियम के कारण इसको अपन K से काम में लेते हैं। जबकि लिथियम का Li हो गई, तो लिथियम को अपन Li लिखेंगे। याद रखें चाकू से काटा जा सकता है, नाक चाकू से काट सकते हैं। नाक का मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखें। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी जो चालक धातु है उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो होती है, एक तो आपके सिल्वर, है ना, सिल्वर जो चांदी होती है वो सबसे अच्छी आपके उष्मा की चालक होती है। इसके अलावा कॉपर, चांदी और कॉपर को तांबा कहते हैं, और ये सिल्वर को चांदी कहते हैं। अर्जेंटम, देखो चांदी का भी अर्जेंटम होता है, इसलिए इसको यहाँ पे Ag लिखा जाता है। लैटिन भाषा में नाम इसका अर्जेंटम के कारण Ag लिखते हैं। कॉपर को Cu से लिखते हैं, ये तांबा होता है। ये दोनों ही ये उष्मा के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन आपको कुचालक पूछे कि उष्मा के सबसे कुचालक कौन से होते हैं, तो चांदी और कॉपर की तुलना में जो कुचालक है वो एक तो होगा लेड Pb, और एक आपका मरकरी Hg। ये इन दोनों की तुलना में उष्मा के सबसे कुचालक होते हैं, लेड और मरकरी। लेड शीशे को कहते हैं, मरकरी पारे को कहते हैं। मरकरी वही है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अपने ऊपर चर्चा कर ली इसकी। शरीर का तापमान मापने में, तापमापी में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाम याद रखें Ag और कॉपर। अगला प्रश्न, उष्मा की कुचालक। अरे अगला ही प्रश्न वही पूछ लिया जो हमने इसमें बताया था, तो इसमें आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखोगे? उष्मा का कुचालक कौन होता है? तो एक तो Hg होता है मरकरी वाला, और एक आपका Pb लेड। ये दोनों ही विद्युत के उष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के नहीं, उष्मा के कुचालक होते हैं। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, आप कमेंट करके आंसर देंगे कि सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु कौन सी है? ठीक है, सबसे तन्य धातु कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, सबसे तन्य धातु कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। अब तक अपन इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब अपन इनके जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे तन्य धातु का अब तक आपने नाम लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। जो सोना होता है Au, है ना, आराम से लिखते हैं इसको Au, सोना होता है। सोना सबसे तन्य धातु है, सोना सबसे तन्य धातु है। और आपको पता ही कि ये कितना तन्य धातु है। अगर आपके पास में 1 ग्राम सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतनी तन्य धातु होती हैं।
तो ये तो हो गया अपने तन्यता का गुण जो अपने भौतिक गुणधर्म में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो धातुओं के नाम में आपको याद रखना, एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर आपका धातु है, आयरन भी धातु है, आयरन यही लोहे को धातु कहते हैं, फेरस कहते हैं इसको, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, ये सभी धातुओं के नाम हैं। इनके अपन रासायनिक केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो धातुओं का वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। देखो, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो इनसे क्या क्या जो रिजल्ट निकलता है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। तो ये आपको लाइन याद रखनी है कि लगभग सभी धातुएं, है ना, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उन धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु और उसका ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो इसका धातु ऑक्साइड बनेगा। उदाहरण के लिए जब अपन कॉपर जो तांबा होता है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जब अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस रंग का ऑक्साइड बनाता है, तो ये काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। और ये काले रंग किस कारण बनता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड के कारण बनता है। तो कॉपर को Cu ऑक्सीजन इनको मिलाएंगे, गर्म करेंगे। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं ये, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती हैं वो वस्तुओं को जलाने में सहायक होती हैं। जब भी गर्म करेंगे मतलब O2 से क्रिया करवाएंगे तो Cu और O2, तो ये Cu कॉपर ऑक्साइड बनेगा इसका, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है। एल्यूमिनियम को जलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, याद रखें इसको। एक बात याद रखनी है आपको कि जो धातुओं की ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, याद रखें। धातुओं की प्रकृति ये क्षारकीय होती हैं, जबकि अधातु होते हैं इनकी प्रकृति अम्लीय होती हैं। तो वो आपको उसमें बताएंगे अधातु में। ये धातु हैं तो धातुओं की प्रकृति आपको क्षारकीय याद रखना। मैंने किसे याद कर रखा है, आप भी नहीं भूलेंगे कभी भी, आप एक याद कर लेना। अधातु होते हैं उनकी ऑक्साइड की जो प्रकृति वो अम्लीय होती है। तो मैंने इसमें इस अ से इस अ को पकड़ रखा है, यानी कि अधातु अम्लीय होते हैं। अधातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, बस आप ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्षारकीय होती हैं, क्षारकीय होती हैं। तो धातु में भी आ की मात्रा है और क्षारकीय में भी, इसमें क्षा में भी आ की मात्रा है। तो धा और क्षा, ऐसे मैंने आ की मात्रा से इसको बाकी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि धातु की कभी अपन इसमें अम्लीय बता देते हैं और अधातु की क्षारीय बता देते हैं, तो वो इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए मैंने एक छोटा सा हिंट के रूप में इसको याद कर रखा है। तो आप भी याद रखें, अधातु अम्लीय होते हैं, धातुओं की प्रकृति मतलब धातुओं का जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। लेकिन आपको कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसको आपको याद रखना है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो ऐसे ऑक्साइड है जो धातु ऑक्साइड है जिनके जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखो, धातु जो होते हैं वो उनकी प्रकृति अम्लीय होती हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती हैं। लेकिन ये जो दो ऑक्साइड है, जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों अम्लीयता का गुण भी दर्शाते हैं और क्षारीयता का गुण भी दर्शाते हैं। उभयधर्मी दोनों को बताते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल को प्रदान करते हैं उसको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में दोनों नाम याद करना, एक तो आपको जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, जब भी अम्ल और क्षार को मिलाएंगे, जब भी अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे लवण बनेगा और इससे जल बनेगा और थोड़ी कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यह जो प्रक्रिया है इसी को अपन उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखें। उदासीनीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि एक होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो होता है वो आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार से होता है एनोडीकरण। आपके एनोडीकरण, ये एनोडीकरण दे रखा है, आगे आएगा ये एनोडीकरण, ये आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अलग से पूरा टॉपिक मेंशन है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको भी एक वीडियो में निपटा देंगे ऐसे ही। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और बाकी एनोडीकरण, क्रिस्टलीकरण अलग से वीडियो में अपन पढ़ लेंगे इनको। जैसे अम्ल की बात करें तो आप याद रखें जैसे HCl है ना, एक इसको उदाहरण से समझ लेते हैं लवण और जल कैसे बनेंगे। तो अम्ल जैसे बात कर लेते हैं HCl की, और क्षार की बात कर लेते हैं NaOH। तो इससे मिलकर जब HCl में NaOH ये अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको नमक का तेजाब कहते हैं, जबकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार होता है। इसमें इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये दोनों आपस में अपनी जो अम्लता और क्षारीयता को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बना देते हैं। लवण जो होता है वो न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, इनकी अम्लता और क्षारीयता का गुण लवण में नहीं दिखता है। तो ये क्या क्या बनाएगा, लवण। लवण का मतलब इसमें लवण कौन सा है, इसका तो Cl आएगा, इसका Na आएगा, तो इससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और जल बनता है तो देखो एक तो H ये रहा, एक OH ये रहा, तो H और OH मिलकर क्या बनेगा, 2 H बन जाएंगे और एक O बनेगा, तो H2O बनता है। तो इसका क्या होगा, H2O आता है। और कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो अभिक्रिया है अम्ल क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, इसी को अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब जब लवण ये बन जाएगा तो वापस इसको अपन अम्ल और क्षार में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखें उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें नया पदार्थ बन गया, ठीक है, इसको वापस नहीं जा सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, दोनों अवस्थाओं में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि रिवर्सेबल, नॉन रिवर्सेबल होता है, इसको वापस पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन की ओर चले गए थे, तो थोड़ा सा इसको याद रखें। अच्छा, एक कमेंट करके बताना कि मोमबत्ती का जलना और एक मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का एक तो जलना और एक मोमबत्ती का पिघलना, किस में कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है और मोमबत्ती के पिघलने में कौन सा परिवर्तन होता है। भौतिक रासायनिक दोनों के नाम कमेंट करके छाप देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है अपना कि अधिकांश धातु जो होती हैं वो, अधिकांश धातुएं इनके ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि अधिकतर जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड हैं, ये जल में मिलकर क्षार में देंगे आपको। तो जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है N2O, और इसमें अगर जल मिलाएंगे तो ये NaOH मिलेगा। क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड है, इसमें अगर जल मिलाएंगे तो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये दोनों क्षार होते हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों क्षार के उदाहरण हैं। जब धातु ऑक्साइड के साथ जल मिलाएंगे, ये कुछ धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्षार देते हैं। तो NaOH और KOH दोनों क्षार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फिर ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक दर से अभिक्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि जो पोटेशियम है और सोडियम है, पोटेशियम और सोडियम कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो तेज़ी से अभिक्रिया करती है, यानी कि अगर इनको पानी में डाल देते हैं या खुले में भी रख देते हैं तो भी अपने आप आग पकड़ लेता है। तो खुले में रखने पर पोटेशियम आग पकड़ लेता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन का तेल जो होता है इसको अपन मिट्टी का तेल कहते हैं, घास तेल जिसको कहा जाता है इसको अपन मिट्टी का तेल कहते हैं। अब तो नहीं मिलता है, पहले राशन की दुकानों में मिला करता था, 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर के रूप में, फिर सब्सिडी के रूप में धीरे धीरे इसको बंद कर दिया है। तो ये मिट्टी का तेल होता है। वैसे पेट्रोल डीजल इसी प्रकार से मिट्टी का तेल होता है ये, और ये इसमें सोडियम को डुबो के रखा जाता है। अगर सोडियम को इसमें नहीं डुबाएंगे तो ये सोडियम हम सबको डुबा देगा, इतना खतरनाक होता है। याद रखें सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसको डुबाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डुबाया जाता है, वरना इसको खुला छोड़ देंगे तो ये अपने को भी डुबा सकता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सभी धातुएं होती हैं, इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती हैं
ऑक्साइड की यह जो पतली परत होती हैं वो धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण करके सुरक्षित रखती हैं और गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लो चून डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगता है। यानी कि गर्म करेंगे तो आयरन जलता तो नहीं है, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लो चून डालेंगे तो वो तेज़ी से जलने लगता है। तो कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये सीधा तो नहीं जलते, लेकिन इसको एक काले रंग की परत जो कॉपर के ऊपर चढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है सिल्वर जो चांदी होती है वो, और एक गोल्ड सोना और चांदी दोनों अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि इनको कितना ही गर्म कर लो ये उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। बाकी ये धातु जो है वो ऑक्साइड के साथ धातु के साथ ऑक्साइड बना के अभिक्रिया कर लेते हैं। तो सोना और चांदी ऐसे दो धातु हैं जो अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं एनोडीकरण की। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें एल्यूमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया है, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की जो प्रक्रिया है इसको अपन एनोडीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत होती है इसको संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके संक्षारित से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो एनोड पर जो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की जो आकर्षक वस्तुएं वो बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में भी एल्यूमिनियम के कई बर्तन होते हैं, उनको इसी एनोडीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो बनाया जाता है। याद रखें इसको। नेक्स्ट है फिर कुछ धातुएं होती है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो वो पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद में सोडियम आता है। तो पोटेशियम सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं। मैग्नीशियम धीमी प्रक्रिया करता है जबकि सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। यानी कि सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। ऑक्सीजन में दहन करने से में जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। तो इन धातुओं का जब अभिक्रिया देख के नहीं बता सकते हैं, तो अभिक्रिया का जो क्रम है, अभिक्रियाशीलता है, वो आपको याद रखना है। सक्रियता श्रेणी आप क्या आगे आने वाली हैं उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा ही जाता है। ये एग्जामिनर का भी फेवरेट लाइन है ये कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं एक तो हाइड्रोजन गैस देती हैं। याद रखें, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं और धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? एक तो धातु ऑक्साइड मिलेगा और एक उसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। वापस अगर धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आपसे कुछ जो तत्व हैं, कुछ धातु हैं, उनके नाम याद रखना है। जो पोटेशियम और सोडियम है, वापस आ गई है नाक, है ना। सोडियम को अपन Na से लिखते हैं और पोटेशियम को अपन K से लिखते हैं। तो नाक जो है वो यानी कि सोडियम पोटेशियम है, वो धातु ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जब सोडियम का एक छोटा सा पीस, ना छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर अपन उसको पानी में डाल देते हैं, आप में से किसी ने 11th और 12th में किसी ने साइंस ली होगी तो उसने प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसमें ज़रूर ये प्रैक्टिकल किए होंगे। सोडियम के टुकड़े लेकर पानी में डाले होंगे लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर आग लग जाती थी। तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करता है, बहुत विस्फोट होता है और ये बहुत ही तेज़ ध्वनि के साथ में ये जलता है। तो याद रखना, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया
तेज़ होती हैं, बहुत ही तेज़ अभिक्रिया होती हैं और ये उष्माक्षेपी होती हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जो सोडियम और पोटेशियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो कैसी अभिक्रिया होती हैं, उष्माक्षेपी होती है, उष्माशोषी होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती हैं तो वो उष्माक्षेपी होती हैं। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाता है इसमें से और वो जो जलने के रूप में आपको दिखाई देता है। जैसे ये पोटेशियम है, इसको जल में डालेंगे तो ये एक तो क्या बनेगा, क्षार बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और बहुत मात्रा में उसमें ऊर्जा निकलती है जिसको अपन उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है वो उत्सर्जित हाइड्रोजन ये तत्काल जल जाता है, इस कारण जो आपको जलता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार सोडियम को पानी में मिलाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा और बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। फिर बात कर लेते हैं अपन, ये तो दो बात हो गई सोडियम के और पोटेशियम की, जो ठंडे जल के साथ में बहुत तेज़ से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जल के साथ जो कैल्शियम है वो उसकी अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जितनी तेज़ अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम की होती है ठंडे जल के साथ में, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उतनी तेज़ नहीं होती है कैल्शियम की अभिक्रिया। तो यहाँ उष्मा जो होती है वो हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है, वहाँ पर ये नहीं जल पाता है। तो फिर क्या होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती थी ये हाइड्रोजन जल जाता, जैसे सोडियम पोटेशियम में होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो नहीं जलती है और यहाँ पर नहीं जलने के कारण फिर जो हाइड्रोजन गैस है उसके बुलबुले कैल्शियम की धातु पे चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो कैल्शियम है वो तैरना शुरू कर देता है। तो आपसे प्रश्न पूछें कि सोडियम और पोटेशियम में को अगर ठंडे जल में डालेंगे तो जल जाता है, तेज से अभिक्रिया होती है। लेकिन कैल्शियम को अगर पानी में डालेंगे तो उसमें कैल्शियम तैरने लगता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन का जो प्रज्वलन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं जल पाता है उत्सर्जित उष्मा से, इस कारण से वहाँ पर जो अपना कैल्शियम है वो तैरना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है मैग्नीशियम का नाम। मैग्नीशियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। मैग्नीशियम देखो, ये सोडियम पोटेशियम तो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम बहुत धीमी अभिक्रिया करता है, लेकिन मैग्नीशियम बिल्कुल भी ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम को एक गर्म जल में डालेंगे तो वह अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस बुलबुले के जो बुलबुले होंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, तो यह भी कैल्शियम की तरह जो तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम ठंडे जल में अभिक्रिया करता है लेकिन जलता नहीं है, उसके जो हाइड्रोजन है वो इतना जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं उसमें, तो उसके कारण वो जो कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम की तरह ये भी तैरना शुरू कर देता है। फिर बात कर लेते हैं कुछ अन्य धातुओं की। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, अब ये तीन धातुएं हैं। अब ये तीन धातुएं न तो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे, न ही गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे। लेकिन इनकी अभिक्रिया अगर भाप के साथ में करवाएंगे तो ये धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करेंगे। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे इसमें फैक्ट है। इसलिए यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको आगे और देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सोडियम और पोटेशियम की, ठंडे जल के साथ में तेज़ अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम धीमी अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ में तो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की। ये न तो ठंडे जल में अभिक्रिया करेंगे न ही गर्म जल में, लेकिन ये भाप के साथ में अभिक्रिया करके वही धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन इसमें उपलब्ध करवाएंगे। तो याद रखें ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हैं। तो ये अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है, इसको याद रखें। बात कर लेते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की। ये चार ऐसी धातुएं हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये जो है ना, ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तो भाप के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तो धातु के साथ, ये जो धातु हैं वो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया होगी, न गर्म जल के साथ, और न ही इसमें। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं
अधातुओं की क्या होता है कि जब धातुओं को अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। ऊपर हमने धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया करवाई थी। तो ऊपर तो हमने चर्चा की थी कि जब क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो हमने चर्चा करी थी। अब अपन धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाने वाले हैं। तो धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक तो लवण देगी और एक हाइड्रोजन गैस देती हैं। उसमें धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड देती थी और हाँ हाइड्रोजन गैस देती थी। इसमें क्या होगा, इसमें धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देगी, संगत लवण, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या सभी धातु इस प्रकार की अभिक्रिया करती हैं? आइए अपन पता लगाते हैं। तो जैसे सोडियम पोटेशियम ये ठंडे जल के साथ में बहुत तेज़ अभिक्रिया करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब अपन इसमें अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवा के भी देखते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि तनु हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखेंगे। इनकी अभिक्रियाओं को समीकरण लिखेंगे, इसमें पता लगेगा कि जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ में यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इसको अपन HNO3 कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती हैं, क्योंकि HNO3 जो है वो एक प्रबल आक्सीकारक होता है और उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीकृत करके वो जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड यानी कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें परिवर्तित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये जो दोनों हैं, ये दोनों अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कुल मिला के जो धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगी। इसमें आपको अपवाद के रूप में याद रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये अभिक्रिया करके आपको हाइड्रोजन गैस देते हैं। बात कर लेते हैं बुलबुले। तो बुलबुले बनने की जो दर है वो मैग्नीशियम की सबसे अधिक है। इस स्थिति में अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैग्नीशियम वाली थी। तो क्रियाशीलता का जो घटता क्रम है वो आपको याद रखना है। मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसके लिए ऊष्माक्षेपी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की है, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक और फिर फेरस की। तो इसमें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको ये मैग्नीज और मैग्नीशियम का नाम याद रखना है। फिर प्रश्न आता है ये एक्वारेजिया का, 100% प्रश्न बनता है एक्वारेजिया का कि एक्वारेजिया है क्या। तो एक्वारेजिया जो होता है इसको रॉयल जल के नाम से जाना जाता है, रॉयल वाटर है ये, और ये लैटिन शब्द है इसका एक्वारेजिया। इसमें 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको अपन HCl कहते हैं, HCl कहते हैं, और ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ना जिसको अपन HNO3 कहते हैं, HNO3, इसको अपन 3:1 में मिलाते हैं तो ये मिश्रण पैदा होता है एक, और इसको अपन एक्वारेजिया कहते हैं। इसको हिंदी में अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया का ही दूसरा नाम क्या है? अम्लराज है। अम्लों का राजा अलग चीज़ होती है, आप कमेंट करके बताएंगे अम्लों का राजा किसको कहते हैं। और ये अम्लराज एक्वारेजिया को कहते हैं, जिसमें 3 लीटर मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं तो 1 लीटर आपको HNO3 लेना है, 4 लीटर का मिश्रण बनेगा, ये अम्लराज होगा। इस अम्लराज में अगर आप सोने की कोई आभूषण डाल देंगे तो वो गल सकता है, वो गल जाएगा। यानी कि जो अम्लराज होता है, एक्वारेजिया होता है, वो गोल्ड को भी गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले की ये क्षमता नहीं होती है। यानी कि अगर HCl में भी अपन गोल्ड डालेंगे नहीं गलेगा, HNO3 में भी नहीं गलेगा, लेकिन दोनों का मिश्रण 3:1 में करके डालते हैं तो उसमें गोल्ड भी गला सकता है, ऐसी इसमें क्षमता होती है। तो एक्वारेजिया एक भभकता द्रव होने के साथ ही प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड, सोने को और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इम्पोर्टेंट है, एक्वारेजिया गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है, इतनी क्षमता इसमें होती है। नेक्स्ट है फिर अपना ये अन्य धातु लवणों के साथ, लवणों के विलयन के साथ धातुओं की कैसे अभिक्रिया करता है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को अपने यौगिक के विलयन में गलित अवस्था से विस्थापित
कर देता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील जो धातु होती है उसको विस्थापित कर देता है। मान लो दो पावरफुल आदमी है ना, ये ए और बी। ये ए थोड़ा ज़्यादा पावरफुल आदमी है और बी कम पावरफुल है ना, ये ज़्यादा शक्तिशाली और ये कम शक्तिशाली है। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली वाला क्या होगा, इसको हरा देगा, इसको यहाँ पे विस्थापित कर देगा इसको। यही विस्थापन अभिक्रिया में होता है। जो ज़्यादा प्रबल होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को अपनी जो स्थान है उससे विस्थापित कर देता है। तो इसमें आपको याद रखना है, मान लो दो धातु हैं ए और बी। तो दो धातु ए और बी, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन में विस्थापित कर देती हैं तो धातु बी की अपेक्षा जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे धातु ए जो है वो धातु बी को विस्थापित कर रहा है, इस कारण से धातु ए जो है वो बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो धातु ए में धातु बी के विलयन को मिलाएंगे तो धातु ए का विलयन बन जाएगा और बी धातु वो बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे ए बी को विस्थापित कर रहा है, तो ए अभिक्रियाशील धातु सबसे अधिक होगी और बी इससे कम होगी। तो उपरोक्त परीक्षण के आधार पर कॉपर और आयरन में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट आता है सक्रियता श्रेणी का। सक्रियता श्रेणी एक सूची होती है, एक लिस्ट है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता या धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसको घटते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु और सबसे लास्ट में सबसे कम क्रियाशील धातु को लिखा जाता है। तो इस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ सक्रियता श्रेणी में धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता वो दे रखी है। ये ऊपर से नीचे की ओर, ये कम ज़्यादा से कम की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ये, और सबसे नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील है, बस ये याद रखना है। बीच में जो है वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम याद रखिए, सबसे ऊपर पोटेशियम है। तो दुनिया में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम याद रखना है। पोटेशियम के बाद में सोडियम है, और सोडियम के बाद में कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम। ये जो धातु हैं सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। फिर बात याद रखनी है आपको इसमें, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये जो धातु हैं वो इसमें हाइड्रोजन का नाम आ रहा है। तो ये जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती हैं, तो आपके सिल्वर और गोल्ड। इसमें आप पारा भी याद रखें, पारा भी सबसे कम क्रियाशील होता है। पारा की तुलना में सिल्वर और कम क्रियाशील होता है, और सिल्वर की तुलना में सबसे कम होता है गोल्ड। तो ये जो नीचे की धातु हैं वो सबसे कम क्रियाशील धातु होती हैं। इस कारण ये प्रकृति में मुक्त स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो बढ़ती है, तो वैसे वैसे इनकी जो प्रकृति में उपलब्धता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसे सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं। एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु और अधातु ये किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इनको आपको यहाँ पे देखना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम की। सबसे पहले नाम आ रहा है इसमें सोडियम का। ये आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तो बात कर लेते हैं जैसे सोडियम की। तो सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बाह्यतम कोष में, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर वह अपने एम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उसके एल कोष में जो बाह्यतम कोष है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी कि उसमें कुल टोटल जो एक था वो एक्स्ट्रा था उसको बाहर निकाल देगा, तो 10 ही बचेंगे। तो इसके परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण ये इसमें धनावेश अधिक हो जाता है, और सोडियम यह धनायन प्रदान
कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर वो अपने एम कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वो सोडियम धनायन बन जाता है, Na+ बन जाता है, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एल कोष में 22वां कोष होगा वो पूर्ण हो जाएगा और उसका जो स्टैक है वो पूरा हो जाएगा, स्थायी स्टैक बन जाता है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के 22वें कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो इसका भी स्टेप पूरा हो जाएगा, सोडियम का और क्लोरीन का भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन तो ऋणायन हो जाता है, एक की ज़रूरत है इसको, और सोडियम के पास में एक अधिक है तो Na+ होता है। सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि साधारण नमक होता है। इस प्रकार से लवण का इसमें आयन का निर्माण होता है। अभिक्रिया करेगा तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरा क्लोरीन परमाणु इकाई ऋणावेश प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। तो अपने KLm कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से क्लोराइड जो है वो ऋणायन प्राप्त होता है और ये दोनों तत्वों के बीच में आदान प्रदान होकर ये NaCl बन जाता है। Na+ और Cl ऋणायन दोनों मिलकर ये क्या बन जाएगा, ये आपके आयन बनेगा, NaCl आयन। तो कुछ इसमें आपके तत्व दे रखे हैं, इसको अपन देख लेंगे। पहले अपन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को देख लेते हैं। ये सोडियम और क्लोराइड, जैसे सोडियम में आपके 11 तत्व इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसमें से निकल जाएगा तो ये Na धनायन बन जाएगा और इसके स्टक में 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये धनायन होगा। क्लोराइड में क्या होता है, इसमें आपके क्लोराइड ये ऋण आयन वाला है, इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 17 है, तो एक और प्राप्त करेगा तो ये 18 हो जाएगा। तो ये इससे एक प्राप्त करके ये आपके सोडियम और क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम दे रखे, परमाणु संख्या दे रखी, वो आपको याद कर लेनी, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उत्कृष्ट धातुओं के नाम आपको याद रखना है। हीलियम, नियोन और आर्गन उत्कृष्ट धातु होती हैं, उत्कृष्ट गैस से होती हैं। जबकि धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये धातुओं के नाम हैं। अधातुओं के नाम याद रखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फिर बात कर लेते हैं इस पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे विपरीत आवेश के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। ये धनायन ये ऋणायन आकर्षित होंगे आपस में, तो ये मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड जो आयन है उसके रूप में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो सोडियम क्लोराइड वो अणु के रूप में नहीं है, ये दोनों अणु नहीं है, यहाँ पे आयन के रूप में ये समूह होता है। आयनों का ये समूह है एक प्रकार से, तो आयनों का ये समुच्चय होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 होता है, तो ये इसका स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको त्याग कर देगा, तो ये Mg2+ हो जाएगा। और क्लोरीन इसमें एक हो तो इसमें 2 क्लोरीन के परमाणु एक साथ आ जाएंगे, 2 क्लोरीन, एक इसका और एक इसका दो दे देगा। तो Mg के 2 एक्स्ट्रा जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन है वो एक तो इस Cl को दे देगा, एक इस Cl को दे देगा, और ये MgCl2 बन जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में इस टॉपिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक टेबल बना रखी है सारणी, जिसमें कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड का आपको गलनांक पूछे तो वो 1074 होता है केल्विन में, और क्वथनांक पूछे तो 1686 केल्विन होता है। सबसे अधिक इसमें जो दे रखा है सारणी, इसमें सबसे अधिक जो गलनांक है वो कैल्शियम ऑक्साइड का है जो 2850 है, और क्वथनांक जो 3120 है। नेक्स्ट है फिर आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो भौतिक प्रकृति की बात कर लेते हैं। जो धन आयनों और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं, और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टूट भी जाते हैं, टुकड़ों में बिखर जाते हैं। बात कर लेते हैं गलनांक और क्वथनांक की। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मजबूत अंतराण्विक आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। घुलनशीलता की बात करें तो ये विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो जल में तो घुल जाते हैं,
लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायक में अविलय होते हैं, वहाँ पे नहीं घुलते हैं। बात कर लेते हैं विद्युत चालकता की। तो किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में जो दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन यही आयनिक यौगिक अपनी गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से गमन कर पाते हैं और विद्युत का सुचालन भी करते हैं। नेक्स्ट है फिर धातु की प्राप्ति कैसे होती है। धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर धातुओं का सबसे अच्छा स्रोत, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी ये धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। समुद्र जल में जो समुद्री जल होता है उसमें भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को क्या कहते हैं? तो खनिज कहा जाता है। कुछ स्थान पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती हैं, जिसे निकालना लाभकारी भी होता है, और इन खनिजों को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। खनिजों को अयस्क कहा जाता है। अब धातु को प्राप्त कैसे करेंगे, इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए अपने जो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी देखी थी, जिसमें ऊपर के जो धातु थे वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाले जो धातु थे वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बीच वाले धातु अपने ऑक्साइड, अपने सल्फाइड, अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ जो धातुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगी वो देख लेते हैं। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? कुछ धातुएं होती हैं वो भू प्रॉपर्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे की जो धातु होती हैं वो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। ये इस कारण ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, तांबा, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। तो इन धातुओं के नाम आपको याद रखना जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा। ये सभी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं कॉपर और सिल्वर की। तो कॉपर और जो सिल्वर होता है वो अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की बात करें तो उसमें ऊपर में कौन कौन था? इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम और सोडियम है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तो इतनी अधिक क्रियाशील धातु हैं, अभिक्रियाशील धातु हैं कि ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं, प्रकृति में ये नहीं पाई जाती हैं। तो सक्रियता श्रेणी की मध्य की बात करें तो उसमें आपके जिंक, फेरस हो गया, आयरन और सीसा, इसको अपन लेड कहते हैं, पीबी, ये एक मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है। ये जो धातु होती है जो मध्यम वाली है, ये प्रकृति में या पृथ्वी पर जो भू प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से ये ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई धातुएं ऐसी हैं जो कई धातु के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड के रूप में होते हैं, और ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अधिकांश जो धातु होती है वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में टोटल 100% गैस है, इसमें से 21 जो % है वो आपके क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये इससे अभिक्रिया करके धातुओं के साथ में ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो फिर बात कर लेते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो कौन कौन होती हैं? हमने ऊपर चर्चा की, सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम, ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं? ये आपके मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में जो बीच की धातुएं होती हैं, जैसे जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, जैसे आपके पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और
एल्यूमिनियम है। तो ये धातुएं आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं। यहाँ पर भी आप नाम देखेंगे तो ये जो नाम दे रखा है इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आपके उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। मध्यम की बात करें तो जिंक, फेरस, लेड और कॉपर ये मध्यम आपके अभिक्रियाशील धातु हैं। और जो निम्न क्रियाशील धातु हैं वो गोल्ड और आपका सिल्वर है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और ये प्लेटिनम और दूसरा है आपका कॉपर, ये भी आपके कम अभिक्रियाशील धातु ही होती हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है और इन चरणों को आगे एक चित्र के द्वारा समझाया गया है। अयस्क से जब धातु प्राप्त करेंगे शुद्ध धातु तो उसको कई चरणों से गुजारना पड़ता है। तो अयस्क का समृद्धीकरण समझेंगे अब आगे हम कि अयस्क से अपन शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये इनकी विधियाँ हैं यहाँ पे। जैसे गोल्ड और आपके सिल्वर जो है वो तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो जिंक, फेरस, लेड और कॉपर होता है वो कार्बन के उपयोग के अपचयन से प्राप्त होता है, जबकि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इन सभी का अपन एक एक से डिस्कस करेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें एक होता है गैंग। गैंग याद रखना आपको, गैंग क्या होती है? पृथ्वी से जो खनिज अयस्क हैं, जो खनिज होते हैं, खनिज को अयस्क कहा जाता है। और खनिज के अयस्क में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं और इन्हीं खनिज अयस्कों की जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको अपन गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस कारण इनके अलग करने के लिए अलग अलग तकनीक इनको अपनाया जाता है, क्योंकि जो गैंग अयस्क हैं उनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती हैं। तो इनको हटाने का जो तकनीक है वो भी अलग अलग तकनीक काम में ली जाती हैं। यहाँ पर अयस्क का जो साधारण करके उसको धातु प्राप्त करेंगे तो उसकी अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे मान लो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनका गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे। जैसे आपके इसमें सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम ये सभी जो धातु हैं ये आपके उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं और इनको प्राप्त करने के लिए गलित अवस्था में धातु का विद्युत अपघटन करेंगे तो इससे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं जो अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में या फिर ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको बर्जन निस्तापन की जो द्वारा इनको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे और उनका धातु का अपचयन होगा, फिर धातु का शोधन किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसमें निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, इनका बर्जन किया जाता है और धातु से सीधा इसको शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट आपके कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन के द्वारा और सल्फाइड अयस्क को बर्जन के द्वारा फिर इसमें धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ये निस्तापन और बर्जन बार बार पूछा जाता है, आगे परिभाषाओं के रूप में इनको देखने वाले हैं। तो ये जो अयस्क से धातु निष्कर्षण का उपयुक्त चरण यहाँ पे दिया गया है, इसको अपन यहाँ पे देख लिया। फिर सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली धातुओं का जो निष्कर्षण है वो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर जो धातुएं होती है उसमें कौन कौन आता है? इसमें एक तो आपकी गोल्ड आता है, गोल्ड Au, सिल्वर Ag और आपका मरकरी Hg, ये इसके अलावा कॉपर, ये सभी आपके नीचे की ओर आने वाले तत्व हैं। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इनसे धातुओं का निष्कर्षण कैसे निकाला जाता है? तो सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली धातु होती है वो काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती हैं। इनकी अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ये पाए जाते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इनके जो ऑक्साइड है इनको अगर आप गर्म करेंगे तो सीधा ही ये धातु में परिवर्तित हो जाता है। ये सीनाबार आपको याद रखना है। सीनाबार ये मरकरी का अयस्क होता है, इसका सूत्र है HgS। सीनाबार है ये HgS, ये Hg मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है ये सीनाबार। और ये मरकरी पारद जिसको पारा कहते हैं, इसका एक अयस्क होता है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। तो वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ये पारद, और फिर अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड पारद में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक अयस्क है पारे का HgS सीनाबार, इसको गर्म करेंगे
वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो ये वापस से जो पारे में जब अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कॉपर सल्फाइड की। तो प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसको अयस्क से अलग कर सकेंगे। तो ये आएगा आपके कॉपर सल्फाइड। इसको गर्म करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और फिर कॉपर ऑक्साइड को और इसमें गर्म करेंगे तो ये कॉपर और सल्फेट में बदल जाएगा। तो ये इससे इसका अलग अलग कॉपर और इसका जो Hg है पारा है वो अलग अलग गर्म करने पर ये प्राप्त हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं जो मध्य में आते हैं, सक्रियता श्रेणी के जो बीच में आते हैं उनको अपन कैसे निष्कर्षण निकालते हैं। बीच में कौन कौन आता है, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। इनको मध्यम श्रेणी में आने के कारण इनकी अभिक्रियाशीलता भी मध्यम होती है। ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले उसको पहले क्या करेंगे, धातु को उसके सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। तो अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा आती है बर्जन की। तो सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यही प्रक्रिया जो है वो बर्जन कहलाती है। बात कर लेते हैं निस्तापन की। तो निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर। तो इसमें आपको बर्जन की और निस्तापन की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, और परीक्षा में बार बार पूछी भी जाती है, इसमें अंतर पूछा जाता है। तो देखो इसमें होता क्या है, केवल सल्फाइड और कार्बोनेट का ही इसमें अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर है नहीं। अगर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, इसको अपन बर्जन कहेंगे। और यही अगर अपन सल्फाइड की जगह पे कार्बोनेट अयस्क को लेंगे और उसको सीमित वायु, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको कार्बोनेट को सीमित वायु पे गर्म किया जाता है अधिक ताप पे, ठीक है। तो अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, इसको अपन निस्तापन कहते हैं। मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, तो जैसे कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क, और एक है आपका सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन होता है, निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क में बर्जन होता है। तो कार्बन का इसका काल है ना, उसका नी याद कर लेना है ना, तो निक का याद कर लेना, का नी याद कर लेना, निस्तापन निक का याद कर लेना, निस्तापन और कार्बोनेट अयस्क, बाकी और कोई इसमें अंतर है नहीं। तो निका से आपको पूरा याद रह जाएगा, और बर्जन जो है उसमें आपको सल्फाइड याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बर्जन और निस्तापन की परिभाषा है वो अच्छे से याद कर लेनी है। निस्तापन में आपके कार्बोनेट अयस्क होता है और बर्जन में सल्फाइड अयस्क होता है। इसका अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से बर्जन और निस्तापन की परिभाषाएं याद कर लेनी है। दोनों आपके ये इक्वेशन समीकरण है उनको याद कर लेना है। बर्जन में क्या करना है, तो जिंक के अयस्कों के बर्जन और निस्तापन के साथ निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड अगर बर्जन है तो सल्फाइड होगा इसमें ये, तो जिंक सल्फाइड है ये, इसको जलाएंगे यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये जिंक ऑक्साइड यानी कि उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी गैस। इसी प्रकार से निस्तापन है तो जिसमें कार्बोनेट अयस्क होगा तो ये कार्बोनेट है, इसमें CO3 है कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट, इसको अगर गर्म करेंगे, ताप देंगे तो ये क्या होगा, ये इसको निस्तापन में क्या किया जाता है, निस्तापन में इसको सीमित वायु में, मतलब कम इसमें अगर वायु होगी उसमें अगर आप इसको जलाएंगे तो क्या होगा, ये गर्म करेंगे, जलाना नहीं है, गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बर्जन और निस्तापन के समीकरण याद कर लेना है। इसके बाद में आपको आगे की प्रक्रिया है उसको तैयार करना है। आगे की प्रक्रिया क्या है, कार्बन, इसके बाद क्या करना है, कार्बन जैसे उपयुक्त जो अपचायक है, इस कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो इसमें जिंक धातु अपचयित हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, इसको कार्बन के साथ में, जिंक ऑक्साइड को वापस कार्बन के साथ में जब गर्म करेंगे तो ये इसमें जिंक धातु जो है वो अपचयित हो जाती हैं, जिंक धातु
अपचयित हो जाती हैं। तो ये जिंक धातु का अपचयन हो जाएगा और यहाँ पर जो जिंक धातु आपको मिल जाएगी। वैसे इसमें अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो आपने इसमें पहले पार्ट में पढ़ी होगी और इसको अपन और भी पढ़ लेंगे। तो धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो अपचयन प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है? अपचयन प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कार्बन। जो कोयला होता है वो कार्बन का रूप होता है। तो आपको इसमें एक तो कार्बन का उपयोग याद रखना है। तो कार्बन कोयले का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु से अपचयन के अलावा करने के अलावा एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, उसके द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनका अपचय के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो निम्न अभिक्रियाशील वाले जो धातु हैं उनको यौगिकों से विस्थापित ये कर देंगे। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के चूर्ण का गर्म करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण वाला ये। मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो निम्न अभिक्रिया होती है, मैग्नीज ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम, तो इसमें से मैग्नीज बाहर निकल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है और ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, और जो गलित अवस्था में धातुएं प्राप्त होती हैं इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड इसमें से प्राप्त होता है। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसकी अभिक्रिया अगर अपन आयरन ऑक्साइड के साथ में करवाएंगे, है ना, आयरन ऑक्साइड जो है इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे एल्यूमिनियम की, तो इसका जो उपयोग है वो रेल की पटरी और मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो इसमें से आयरन बाहर निकल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? ये रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, मशीनों में जो पुर्जे होते हैं इनकी दरारों को जोड़ने में किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे ऊपर की जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातु है इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो अभिक्रियाशीलता में सबसे जो ऊपर की धातु है वो अत्यंत अक्रियाशील धातु है। जैसे मान लो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये अभिक्रियाशील धातु हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनको यौगिकों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन के द्वारा जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के जो ऑक्साइड हैं, आदि ऑक्साइड का अपचयन करके उनको धातु में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इन धातुओं की बंधुता इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातु होती है उनका निष्कर्षण धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके गलित क्लोराइड होते हैं। इन गलित जो क्लोराइड होगा इनको विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे और फिर क्या करेंगे, कैथोड पे जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होती है इसको अपन कैथोड कहते हैं, इस पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं, और धन आवेशित इलेक्ट्रोड जिसको अपन एनोड कहते हैं वहाँ पर क्लोरीन मुक्त होती हैं। याद रखना, क्लोरीन कहाँ मुक्त होती है? तो धन आवेशित इलेक्ट्रोड पे यानी कि एनोड पे, और जबकि कैथोड पे क्या होगा, धातुएं निक्षेपित होगी, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पे धातुएं निक्षेपित होती हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं, कैथोड पर सोडियम ये आपका धातु निक्षेपित हो जाएगी और एनोड पर आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। फिर जो धातुओं का जो इसमें मिलेगा अपचयन के बाद में फिर आपको धातुओं का परिष्करण किया जाएगा। देखो, जो विभिन्न प्रकार के अपचयन प्रक्रम से धातुएं प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, इनको अभी भी और शुद्ध करना होगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अपद्रव्य होते हैं, इनको हटाकर ही शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है, उसका नाम है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण, बार बार पूछी जाती हैं कि धातुओं से अपद्रव्य हटाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है,
तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण इसका आंसर होगा। क्या होता है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में? ये इस प्रकार से फोटो है, तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले विद्युत अपघटनीय परिष्करण में होता है क्या है, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ऐसी जितनी भी धातुएं हैं, इन सभी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड के ऊपर और शुद्ध धातु की जो पतली परत है उसका कैथोड बनाया जाता है। ये एनोड है और ये वाला कैथोड है। तो एनोड धनायन होता है और कैथोड ऋणायन होता है। तो धातु के लवण विलयन का उपयोग करके उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। और चित्र के अनुसार इसमें उपकरण को एक व्यवस्थित किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध जो धातु होता है वो विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। यानी कि जो धातु होगी वो कैथोड के ऊपर आपको निक्षेप के रूप में देखने को मिलेगा। विलय अशुद्धियाँ जो होती हैं वो विलयन में चली जाती है और वो एनोड पंख के रूप में दिखाई देती है। और ये अविलय अशुद्धियाँ है, ये जो विलय अशुद्धियाँ वो तो विलयन में चली जाती है, लेकिन अविलय अशुद्धियाँ वो एनोड पंख के रूप में एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती हैं। तो इसको अपन एनोड पंख के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से विद्युत अपघटनीय जो परिष्करण है इसका उपयोग करके जो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने का सबसे प्रचलित विधि वो काम में लिया जाता है। फिर थोड़ा सा अपन संक्षारण के बारे में पढ़ लेते हैं वापस। संक्षारण क्या होता है? जंग लगता है। जैसे संक्षारण अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम होता है। जैसे खुली वायु में कुछ दिन के लिए सिल्वर यानी कि चांदी को वस्तु उसको खुला छोड़ देंगे तो काली हो जाती है। तो वायु तो इसमें क्या हो रहा है कि सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करने से सिल्वर सल्फाइड बन जाती है परत, और इस कारण वो अपना जो रंग है वो परिवर्तित करके काले रंग की चांदी हो जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं कॉपर की। तो वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे कि उसके सतह पर भूरे रंग की जो चमक होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है कॉपर की, और वो धीरे धीरे हरे रंग की परत में बदल जाती है। और वो जो हरा रंग होता है वो बेसिक रूप से होता है क्या है, ये कॉपर कार्बोनेट होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कॉपर को वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसकी जो रंग है वो भूरे रंग से हरे रंग का हो जाता है। तो वो हरे रंग की परत होती क्या है, तो ये कॉपर कार्बोनेट होता है। बात कर लेते हैं लोहे की। तो लंबे समय तक जब आर्द्र वायु में रहने पर लोहा जो भूरे रंग का जो पत्र की जो पदार्थ हैं वो परत की चढ़ जाती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग कब लगता है, कैसे लगता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें इसमें आपके, जैसे चांदी है तो वो काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, इसमें आपके सिल्वर सल्फाइड के कारण। और कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती हैं, वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होती हैं। और लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, जिसको अपन फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और इसका सूत्र आपको याद रखना है Fe2O3। तो ये आपको फॉर्मूला है जंग का, इसको अच्छे से याद रखना है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो धातुओं के नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कमेंट करके बताना है ऐसी कौन सी दो धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और एक तीसरा और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। धातुओं को उसके ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अब अपन जंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये लोहे पर जो जंग लग रहा है, तो जंग कब लगता है? जब लोहा एक तो ऑक्सीजन और एक जल वाष्प या जल के संपर्क में आता है, तो इन दोनों की उपस्थिति में लोहे के जो जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। और जो लवण युक्त जल होता है वो जंग की जो दर होती है उसको और बढ़ा देता है। लवण वाला जो जल होता है वो इसके दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जंग और जल्दी लगता है। तो ये जंग को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, इससे संबंधित आपके यहाँ पे दे रखा है कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। तो संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए एक तो पेंट करके उसके ऊपर कलर कर दो, जैसे अपन रेड ऑक्साइड करते हैं वो वाला, तेल लगाकर उसके ऊपर तेल लगा देते हैं तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, तो उसके आधार पर भी संक्षारण रुक जाएगा। ग्रीस लगाकर यसद लेपन, इम्पोर्टेंट ये टर्म यसद लेपन में क्या होता है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको अपन गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। यसद लेपन गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्रोमियम का लेपन करके एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर
लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट फिर अपने लोहे एवं इस्पात की जो इस्पात है, इसको लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ते का जिंक की परत चढ़ाने की जो पतली परत चढ़ाने की विधि है उसको यशद लेपन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और जस्ते की परत अगर नष्ट हो जाती है उसके बाद में भी यशद लेपित जो वस्तु होती हैं वो सुरक्षित रहती है। तो याद रखना है आपको, इसको विशेष तौर पे पूछा जाता है कि जंग लगने से बचाने के लिए जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, यशद लेपन कहा जाता है। ये यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। धातुओं को गुणधर्म को और बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन, यानी कि मिश्र धातु बनाकर उसको और अच्छा अपने यहाँ पे बनाया जा सकता है। कुछ धातुएं मिश्र करके उसके गुणों को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए सभी को पता है कि लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन अगर इसका जो सबसे शुद्ध रूप है, शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग कभी भी नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा जो होता है वो अत्यंत ही नर्म होता है और नर्म करने पर, गर्म करने पर यह सुगमतापूर्वक खींच जाता है। इसकी कठोरता देने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं। कार्बन कितना मिलाते हैं, 0.05% इसमें कार्बन मिला देते हैं और इससे क्या होगा, ये कठोर और प्रबल हो जाता है। और लोहे के साथ में अगर निकल और क्रोमियम को मिला देते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाती हैं। वैसे इसमें और भी मिला जाता है, कार्बन, लोहा, निकल और मैग्नीज, 4 चीज़ें मिलाते हैं। क्या क्या मिलाते हैं इसमें लोहे में, एक तो आपका निकल, एक क्रोमियम, एक आपका कार्बन और एक आपका मैग्नीज। ये 4 चीज़ें मिला के अगर आप इसको प्राप्त करेंगे तो वो स्टेनलेस स्टील मिलता है, जो कि जंग नहीं लगता है। अपने घर पे जो बर्तन होते हैं वो अधिकतर स्टेनलेस स्टील के ही देखने को मिलते हैं। वो उसमें लोहे के ही बने होते हैं, लेकिन उसमें ये इनकी मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण वो जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करके जो कठोर होता है, जंग नहीं लगता है। और इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। याद रखें, कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु का जो गुणधर्म है वो बदल सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पदार्थ मिलाएंगे तो उसके धातु अधातु के गुण बदल जाते हैं। तो अब आपको मिश्र धातु की परिभाषा याद रखनी है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है, यानी कि दोनों में जो अवस्था है वो सेम ही अवस्था होनी चाहिए, ठोस ठोस, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, तभी इसमें अपन काम कर पाएंगे। तो समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु। इसको तैयार करने से पहले जो मूल धातु है इसको गलित अवस्था में लाया जाता है और उसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है और फिर कमरे के ताप पर इसको ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रकार से मिश्र धातु तैयार होती हैं। अलग अलग मिश्र धातुओं में अलग अलग मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए अब आपको पता ही होगा कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहते हैं। ये कैरेट जो होता है वो सोने को मापने की इकाई होती है। तो ये काफ़ी नरम सोना होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। तो इसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चांदी या फिर तांबा मिला देते हैं। भारत में जो अधिकांश आभूषण बनाने का जो सोना काम में लिया जाता है वो 22 कैरेट सोना काम में लिया जाता है। 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि 22 भाग तो इसमें शुद्ध सोने, 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग जो है वो आपके इसमें तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। तो ये 22 भाग तो शुद्ध सोना है और 2 भाग इसमें चांदी या तांबा का मिलाया जाता है, ताकि उसका कठोर हो जाएगा और उसको अपन आराम से इसमें आभूषण बना पाएंगे। फिर आपको याद रखना है अमलगम। अमलगम क्या होता है, जैसे ये ऊपर जो धातुओं की जो मिश्र धातु हैं उसको अमलगम कहते हैं। सॉरी, धातुओं का अगर मिश्र धातु बनाते हैं तो इसमें धातु में अगर कोई पारा है, एक धातु मिश्र धातु में बना रहे तो उसमें पारा है तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा जो मिश्र धातु होती है वो विद्युत की चालकता और गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता इन दोनों को मिलाएंगे तो पीतल बनेगी। क्या बनेगी, पीतल बनेगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पीतल मिश्र धातु बनाने के लिए, पीतल मिश्र धातु बनाने के लिए एक तो तांबा और एक जिंक। तो तांबा और जिंक दोनों मिलाएंगे तो पीतल बनती है।
तो तांबा और जिंक तो विद्युत के अच्छे चालक है, लेकिन पीतल जो होती है वो इसकी चालकता कम होती है, क्योंकि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की चालकता और गलनांक कम होता है। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो याद रखना पिताजी। कौन कौन से? पीतल में पीतल और तांबा और जिंक। तो पिताजी आपको याद कर लेना है, पीतल, तांबा और जिंक। इसमें आपको मिश्र धातु बनाने में इन धातुओं का, पीतल में तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है। ये पिताजी वाली ट्रिक आपको याद रहेगी और कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको कांसा जो मिश्र धातु हैं, जिसका जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है, तो कांसे का उपयोग जो है वो विद्युत परिपथ बनाने में होता है। और इसका जो बनाया जाता है मिश्र धातु कांसे का, वो इसमें टीन और तांबा होता है ना, कॉपर और टीन दोनों मिला के कांसा विद्युत मिश्र धातु जो होती है ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। तो ये जो कांसा है वो एक टाँके के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है शीशा और टीन, ये मिश्र धातु है सोल्डर। तो सोल्डर जो है वो गलनांक बहुत ही कम होता है और इसका उपयोग तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें सोल्डर में क्या क्या होता है? शीशा और टीन होता है, शीशा और टीन। जबकि तांबा और टीन किस में होता है? तो ये कांसे में होता है। तांबा और जस्ता ये पीतल में होता है। ये तीनों ही मिश्र धातुएं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर एक आपके चित्र दे रखा है, ये दिल्ली का लौह स्तंभ। ये एक आश्चर्य का विषय है, भारतीय धातुकर्म का चमत्कार है ये। आज से लगभग 1600 वर्ष पहले भारत के जो लौह कर्मी हैं, इन्होंने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था। इन्होंने जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की थी। आज भी ये लगा हुआ है और इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। और यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में, तो वहाँ पे स्थित है। 8 मीटर ऊंचा ये लोहा है और 6 टन इसका वजन है। 1 टन में कितना वजन होता है? तो 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल में कितने किलो होता है? 1 क्विंटल में किलो जो होता है वो 100 किलो होता है। 1 टन में 10 क्विंटल, 1 क्विंटल में 10 किलो, 100 किलो, तो 1 टन में कितने किलो होगा? 100 × 10, 10,000 हो जाएगा। तो 1 टन में 10,000 किलो, 1,000 किलो हो जाएगा। और 6 टन है तो 6,000 किलो इसका वज़न आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आज से 1500 साल पहले इसको खड़ा किया था। खुले आसमान में ये खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है। आज से 1600 वर्षों पहले इसको खड़ा किया था, आज भी ये बिना जंग के यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आश्चर्य का विषय है, किस प्रकार से लोगों आज से 1600 वर्षों पहले लोगों ने इसको व्यवस्थित किया था, जिस कारण आज भी इसमें जंग नहीं लग रहा है। फिर अपन ने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा अपन ब्रीफ में देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ धातुएं तन्य होती हैं, जैसे सोना चांदी आघातवर्धनीय है। सोना चांदी सबसे आघातवर्धनीय होता है। चमकीली धातु होती है, सभी धातुएं चमकीली होती हैं। कुछ अधातु भी चमकीली होती हैं, जैसे आयोडीन अधातु है और चमकीली है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक कुचालक, तो ये धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की भी सुचालक होती हैं। पारे के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। कमरे के ताप पर पारा जो द्रवावस्था में पाया जाता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपका क्षारकीय ऑक्साइड भी है और अम्लीय ऑक्साइड भी है। इस कारण इसको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न अभिक्रियाशीलता को अलग अलग दर्शाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची होती है, इसको अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं के अलावा लवण विलयन में विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण अथवा इसके परिष्करण का करके उसको उपयोगी बनाने का जो प्रक्रम है, इसको धातुक्रम कहा जाता है। मिश्र धातु क्या होती हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, या एक अधातु भी हो सकती है इसमें, एक धातु, तो उसको अपन समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं।
अधातु के गुणधर्म धातु के विपरीत होते हैं, न तो आघातवर्धनी होते हैं न ही तन्य होते हैं। धातु इसमें अधातु जो ग्रेफाइट के अलावा सभी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो अब तक अपने इस पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे देख लिए। आइए अब अपन इसमें कुछ जो प्रश्न है इसके पीछे के प्रश्न वो भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो इसमें बीच में प्रश्न आया था, मैं इनको भी आपके सोल्व करवाऊंगा। यहाँ पे बीच में प्रश्न आया था कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो उसका उत्तर आपके मरकरी पारा याद रखना है। कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम लिथियम है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं सिल्वर और कॉपर हो जाएगी, और उष्मा की कुचालक धातुएं वो लेड और मरकरी है। ये तो आपको याद रखना ही है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो भाई सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही अत्यंत क्रियाशील धातु होते हैं, अभिक्रियाशील। वायु के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं, और ये ठंडे जल में तो और भी अधिक अभिक्रिया करते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस हैं वो जल जाती हैं, और सुरक्षित रखने के लिए इनको आकस्मिक आग रोकने के लिए इसको केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो अब अपन इसकी जो पार्ट के जो प्रश्न हैं वो अपन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट और सिल्वर धातु, और सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु। तो इनमें से कौन सा युगल जो है वो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको याद रखना जो सिल्वर नाइट्रेट वाला है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु का जो ये विलयन है ये एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, क्योंकि इसमें जो कॉपर है ये इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील है सिल्वर की तुलना में, तो ये सिल्वर को यहाँ पे विस्थापित कर देता है और ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर इसमें से बाहर निकल जाता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु करेक्ट आंसर होगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए आप कौन सी विधि उपयुक्त रखेंगे। जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, ये भी ठीक है, ग्रीस से भी अपन जंग से बचाया जा सकता है। पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, तो ये तीनों ही सही हो जाएगा, फिर उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये कैल्शियम है ये, क्योंकि हमने देखा कि जो धातु ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है। पीछे सारणी में सबसे ज़्यादा गलनांक इसी कैल्शियम ऑक्साइड का था और यह जल में विलय भी है, तो यह तत्व क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम होगा। ये क्वेश्चन चौथा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, इसका कारण क्या है। तो अपन इसमें देख लेते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इनमें कौन, एक तो होता है टीन, एक होता है जिंक। जिंक और टीन, ऐसा ये टीन होता है, टीन होता है ये। तो इसमें आपको याद रखना है कि टीन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इस कारण से ये जिंक की बजाय उसको अपन टीन से लेप करते हैं। नेक्स्ट है आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब एवं तार एवं स्विच दिया गया है, तो इनका उपयोग करके आप धातु और अधातु के नमूनों के बीच में कैसे विभेद कर पाएंगे। तो अगर आप धातु और अधातु के बीच में विभेद करना है तो हथौड़े से कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। अगर आप हथौड़े से पीट कर धातुओं की तो पतली चादर प्राप्त कर लेंगे, तो धातु जो होगा उसकी तो वो चादर बन जाएगी पतली। आपको कुछ है जो धातु और अधातु में अंतर बताना है हथौड़ों के आधार पे, बैटरी, बल्ब और तार और स्विच के आधार पे। तो धातु और अधातु का उपयोग हथौड़े से प्रयोग करके आप कैसे अंतर करेंगे। तो धातु जो होते हैं वो पीटने पे आघातवर्धनी होते हैं और चादर बन जाती हैं, जबकि अधातु भंगुर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके बेस्ट उदाहरण है, बार बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातुओं के नाम बताने जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो जो
तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा वो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। जबकि कॉपर और सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन से को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं वो तो विस्थापित कर देंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले वो उसको विस्थापित नहीं कर पाते। हमने वो सक्रियता सारणी में ये देखा था, हाइड्रोजन के ऊपर वाले तो वो विस्थापित कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले वो विस्थापित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 9। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप 10वां याद रखें। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आपको बताने हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? तो एक तो आप इसमें गैल्वेनीकरण या सदलेपन, लोहे इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और दूसरा है पेंट द्वारा, ग्रीस द्वारा क्रोमियम की परत चढ़ा करके आप जो इसको लोहे को जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो अधातुएं आपको मैंने बताया था, अ से क्या याद रखना है? अम्लीय याद कर लेना है, बस आपको याद हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट कारण बताना है। कारण ये बताना है कि आपके प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों के साथ संश्रित नहीं होती हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और इनकी धात्विक चमक भी लंबे समय तक रहेगी। साथ ही ये जो सबसे अच्छी आघातवर्धनी और तन्य धातुएं भी हैं सोना, चांदी, इस कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? तो ये सोडियम नाकली है ना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये क्षारीय धातुएं हैं और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ गति से अभिक्रिया करती है, और खुले में रखने पे आग पकड़ लेती है। और इनको सुरक्षित रखने के लिए, अचानक आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन के तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके बहुत ही तेज़ गति से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न करती हैं, और बहुत जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जित होने के कारण ये यहाँ पे आग लग जाती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। ऐसा क्यों? तो भाई एल्यूमिनियम जो है वो बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षेपित होने से बचाता है और खाद्य पदार्थ का खराब होने से भी यह रोकता है। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन इसमें कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है ये? तो किसी भी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इस कारण निष्कर्षण प्रक्रम में जो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क हैं उसको धातुओं के जो ऑक्साइड है उसमें परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू अथवा इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा, अपन घर पे भी करते हैं। मान लो कोई बर्तन अपना पानी भरने का बर्तन ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो शाम के समय इसमें क्या है, जैसे छाछ होती है वो छाछ भर के रख देते हैं, तो वो सुबह जो उसका जो कलर है वो अच्छा हो जाता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। या फिर उसकी जगह पर नींबू या इमली का रस से इसको साफ़ करते हुए देखते हैं। तो ये खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो बर्तन को साफ़ करने में इतने प्रभावी क्यों होते हैं? तो भाई तांबे के जो बर्तन होते हैं इसके ऊपर वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसके ऊपर हरे रंग की एक कॉपर कार्बोनेट की परत आ जाती है जो कि क्षार की प्रकृति की होती है। और जब ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3 इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और इसको अगर अपन अम्ल के साथ में ये जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें अम्ल होता है, छाछ हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और इसमें अगर अपन इसको क्षार के साथ मिलाएंगे तो इसको उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर अभिक्रिया करके इसको उदासीन कर देता है और लवण और जल बनाता है। तो कॉपर कार्बोनेट सिट्रिक एसिड मिलकर कॉपर साइट्रेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा इसमें से, तो इस कारण इसमें जो ये साफ होते हुए दिखाई देता है। तो खट्टे पदार्थों का उपयोग इसलिए इसमें उपयोगी होता है। 14वां क्वेश्चन आपके कि साधारण गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में आपको अंतर बताना है। तो धातु जो होते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा धातुएं जो होती है वो अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि हाइड्रोजन को जल से विस्थापन भी नहीं करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो प्रश्न थे वो हमने इसमें
देखें। और भी आपको कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो आप कमेंट करके बता देना। इसमें से कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार के अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको ज़रूर उसका वीडियो यहाँ पे इसी प्रकार से मिल जाएगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना है। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर आप क्विज़ दे सकते हैं और ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।